फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यह सेल स्ट्रक्चर का जो है एक पार्ट है। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या हमने बता दिया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बता दिया है ना, डेफिनेशन ऑफ सेल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में हमने क्या बताया, तो हमने बताया था कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोग को बता दिया था हमने कि सेल को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को भी 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। पहला साइटोसोल्स और सेल्स ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। इस तरह आपने 7 हमें क्लास 9th लेवल पे 7 सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं। तो हम लोग ये चीज़ें जान गए थे। उसके बाद हमने डिस्कवरी बता दिया था आप लोगों को कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डेड सेल्स की खोज की। एंटी वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स की खोज की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये भी बता चुके थे। सेल थ्योरी किसने दिया था। फिर और जो है एक सेल से न्यू सेल्स की उत्पत्ति हुई, किसने बताया था, आर.बिरचो ने बताया था। तो इस तरह से आप लोगों को हमने डिस्कवरी भी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसी सेल्स का पहला पार्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो किसी भी सेल का, जैसे एनिमल सेल्स अगर हम लोग ले लें, तो अगर एनिमल सेल्स देखें तो लौह में इसके आउटर जो कवरिंग लेयर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एनिमल सेल हमने बना दिया, एनिमल सेल है, एनिमल सेल। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हम रफली डायग्राम बनाया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनेल्स। और उसके सबसे सेल्स के बाहरी वाला जो आउटर कवरिंग लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। जैसे आप लोगों को यहाँ प्लांट सेल भी एक हम रफली डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो अगर प्लांट सेल में भी देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें 2 लेयर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 लेयर हैं। पहला लेयर जो है बाहरी लेयर जो है इसमें प्लांट सेल में, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और इनर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहरी एनिमल सेल के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किसी भी यानी प्लांट सेल या एनिमल सेल्स का एक लेयर है, और ये लेयर दोनों में पाया जा रहा है। लेकिन हम अंतर बस इसी से कर सकते हैं कि जो एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर लेयर होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, यह सेकेंडरी लेयर होती है। समझ में आ गया आपको? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब कि जो लेयर तो दोनों में पाई जा रही है, लेकिन अंतर डिफरेंस क्या है। तो एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर लेयर है, और प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, मतलब सेकेंडरी लेयर है। ये डिफरेंस हो गई। और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, पहला सेकेंड डिफरेंस हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में मुख्य डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से नहीं होती है, सेल वॉल के वजह से होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। तो आइए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित समझते हैं बातें। क्या, जैसे अब तो ये हम समझ गए कि यह दोनों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी साइज़ क्या होती है। साइज लगभग में आप देखेंगे तो 7 नैनोमीटर या 70 एंगस्ट्रॉम का इसकी साइज होती है। 70 एंगस्ट्रॉम या 7 नैनोमीटर। जब इस मेम्ब्रेन को देखा गया, ये जो मेम्ब्रेन है इसको जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा गया, अपने पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो 3 तरह के माइक्रोस्कोप से जनरली जो है स्टडी किए जाते हैं। साइंटिफिक स्टडी जितने होते हैं वो 3 तरह के माइक्रोस्कोप से होते हैं।
तो जो हाई वर्जन का माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिससे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब देखा गया लाइट माइक्रोस्कोप से, तो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दिया लाइक अ सिंगल लाइन। सपोज दैट कि हमने एक सिंगल लाइन बनाया, लेकिन फिर भी ये मोटा है। आप अपने बुक्स के जो लाइंस देखते होंगे उस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिया, सिंगल लाइन। किससे देखा गया? लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन जब इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर अजीब सा दिखाई दिया, यानी बहुत डिफरेंट दिखाई दिया। इस लाइन से डिफरेंट हुआ। और किसने देखा? सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट हुए, सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया, देखा, तो उसमें स्ट्रक्चर दिखाई दिया इस तरह का, जिसको उन्होंने एक मॉडल नाम दिया। क्या नाम? मॉडल। इस मॉडल का क्या नाम दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह जो है 9th लेवल पे तो नहीं पढ़ना है, बट आपको एग्जाम इंटर लेवल पे पढ़ना है। 10th में भी नहीं, आपको सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, यह इंटर लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यही समझ लीजिए, थोड़ा सा जब उस लेवल पे जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल NCERT के बुक में नहीं है, या CBSE के बुक में मिल जाएगा। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे उन्होंने इसको कंपेरिजन किससे किया समझने के लिए, जैसे सी में आइसबर्ग तैरता रहता है, समुद्र में आइसबर्ग मतलब बर्फ़ के टुकड़े। जिस तरह समुद्र में आइसबर्ग तैरता है, उसी तरह जो है ये लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या होता है? फास्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन। यानी जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि दो तरह के केमिकल कंपोनेंट्स पाए गए। वो क्या है? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन। फास्फोलिपिड्स जो होती है वह सी यानी समुद्र के जैसा उन्होंने कंपेरिजन किया था, जैसे समुद्र में आइसबर्ग तैरता है, उसी तरह क्या हुआ यहाँ पे सी का कंपेरिजन किससे किया? फास्फोलिपिड से। यानी वह लिक्विड ग्रेडियंट है। यानी फास्फोलिपिड में प्रोटीन जो है क्या होता है? तैरता रहता है आइसबर्ग के जैसा। तो हम लोग ने क्या देखा इसमें, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। यह जो है, इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोलिक हेड ऑफ फास्फोलिपिड्स। ये फास्फोलिपिड्स के पहला लेयर है, और जो नीचे वाला लेयर है वो भी फास्फोलिपिड के लेयर है। बीच में इसके हेड दिखाई दे रहे हैं, जो है रेड कलर के जो हेड्स है ये दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो है प्रोटीन ये प्रोटीन जो है क्या कर रहा है? तैर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रोटीन लिपिड्स के अंदर तैरते रहते हैं। और यह दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, पहला इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अंदर वाला प्रोटीन और बाहर वाला प्रोटीन। मीन्स ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और फास्फोलिपिड मिल करके एक बाई लेयर बनाते हैं, डबल लेयर बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? पोरस होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वह पोरस होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसीलिए पोरस होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह एक बैरियर का काम करता है। कौन? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन एक बैरियर का काम करता है, और एक पतली थीन झिल्ली बनाती है, यानी मेम्ब्रेन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका नेचर क्या होता है? ये इलास्टिक होता है, थीन होता है, और क्या होता है? इलास्टिक होता है। ठीक। तो अब इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन है तो वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है। सेल है, सेल अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो ऐसे यह जो है प्रॉपर्टी हम लोग अमीबा, सिंगल
सेल से बना हुआ एक अमीबा की बॉडी को अगर देखें तो उसकी शेप जो है हमेशा चेंज होता रहता है, यानी उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, इलास्टिक, बहुत इलास्टिक। यानी उसी तरह अन्य भी जो सेल्स पाए जाते हैं, प्लांट में से पाए जाएं या एनिमल में, या कोई भी ऐसे सिंगुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह इलास्टिक होता है, वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी अपने साइज को वह बढ़ा घटा सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो बढ़ा लेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वो श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ सकता है। तो इस तरह से हम इसकी नेचर समझ गए कि यह इलास्टिक होता है, थीन होता है, और क्या होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी पूरी तरह से परमिएबल नहीं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब, परमिएबल नहीं, परमिएबल का मतलब ये हो गया कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल्स को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है सेल, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो चुन चुन के वस्तुओं को अपने अंदर इंसर्ट करता है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये हम लोग नेचर जान गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने नेचर हैं, ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये भी जान गए, ऑकरेंस क्या है ये भी जान गए, यानी यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नेचर भी जान गए कि यह सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब हम लोग आज आइए जानते हैं कि जो है इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शन देखिए उसके नाम से ही मालूम हो जाता है कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका फंक्शंस भी क्या होगा, यह चीज़ों को, जो सेल की रिक्वायरमेंट है, यानी सेल को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को लेने के लिए यह चुनता है, यानी अपने से सेल के एटमॉस्फेयर से बाहर से, यानी जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इसको, उन वस्तुओं को चुनेगा, यानी सबको नहीं लेगा अपने अंदर, उन वस्तुओं को सेलेक्ट करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी उन वस्तुओं को सेलेक्ट करके अपने अंदर इंसर्ट करेगा, या उस सेल के अंदर ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो बन चुके हैं उनको बाहर करने का भी इसका काम है, यानी उन्हीं वस्तुओं को वो बाहर निकालेगा जिनकी इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मीन्स हम समझ गए पहला फंक्शन क्या है, इट इज अ सिलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्ट द या एंट्री द those materials which are required the cell। मीन्स ये कह सकते हैं कि द selective permeable membrane permit the entry and exist of the some materials in the cell। मतलब वो परमिट करता है उन्हीं वस्तुओं को, या एग्जिस्ट करता है उन्हीं वस्तुओं को जिनकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया, पहला फंक्शन हम समझ गए कि क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, ये जो भी एक्टिविटी करता है, यानी यह दो तरह की एक्टिविटी शो करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने तरह के, दो तरह के एक्टिविटी शो करता है। फर्स्ट एक्टिविटी इज अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी इज अ फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी में वो एक्टिविटी होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें एनर्जी और केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिजिकल एक्टिविटी में किसी तरह के केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम समझें कि पानी है, ठीक है, पानी को अगर हम पानी को ऊंचाई से गिराएं, सपोज डेट कि यहाँ से ऐसे ढाल है, पानी को हम यहाँ से गिराते हैं तो पानी क्या होता है, नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे फ्लो होने में उसको किसी तरह का एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या कहेंगे, जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उसमें कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कोई फल पकता है तो उसमें कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो तरह की एक्टिविटी शो करता है यह। और यह जो है फिजिकल एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी है उसका डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। सेकेंड ऑस्मोसिस।
डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं या सेल से बाहर जाते हैं। मीन्स हम इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं, द spontaneous movement of the molecules are ion from higher concentration to lower concentration। मीन्स ये कह सकते हैं कि वह किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? डिफ्यूजन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द आयंस इन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन कंसंट्रेशन। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगी वह लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। समझ जाए कि ये सेल है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें दो एटम्स कार्बन के और ऑक्सीजन के मिल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सपोज दैट कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट है। या जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सेल के अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। और बाहर जो है सेल के इन्वायरमेंट के बाहर कॉन्सेंट्रेशन जो है लो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो क्या होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। और जो है तो इस तरह से क्या हुआ, डिफ्यूजन, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है सेम, अच्छा एक चीज़ और समझना है हमें, डिफ्यूजन में क्या होती है कि यह तीनों तरह के मटेरियल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे गैसियस में, लिक्विड्स में और सॉलिड में। गैसियस में क्या होती है कि हायर होता है, डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो हायर होती है गैसियस में कंपेरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड में जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो हायर होती है कंपेरिजन टू सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो गैसियस में अधिक कंपेरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड में मोर यानी कंपेरिजन टू सॉलिड। मतलब हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन का रेट जो है क्रमशः घटता जाता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि आपने अपने मकान के अंदर किसी एक रूम में क्या दिया, अगरबत्ती जलाया है, तो उस अगरबत्ती का जो महक है यानी सुगंध है वो आपके घर के हर रूमों में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है ना। तो यह फैलने का गुण क्या है, डिफ्यूजन। उसके जो अगरबत्ती के से निकलने वाले जो धुआं है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये एग्जांपल बहुत ही सटीक है, आप अपने घरों में समझ सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब गैसियस स्टेट में जो डिफ्यूजन होती है वो हायर होती है। अगर लिक्विड में देखी जाए, जैसे हमने सपोज दैट कि एक बीकर लिया और उसमें पानी है, एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर ये बीकर है और इसके अंदर पानी हमने ले लिया। तो पानी में अगर हम 1 ड्रॉप इंक डाल दें, क्या डाल दें, 1 ड्रॉप इंक अगर हम डाल दें तो क्या होगा, यही जो 1 ड्रॉप इंक है अगर हम ये डालते हैं, 1 ड्रॉप इंक डालते हैं तो क्या होगा, यही 1 ड्रॉप इंक जो है कुछ समय बाद पूरी बीकर्स में फैले हुए दिखाई देंगे। ये जो इंक है कुछ समय बाद पूरे बीकर में फैले हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसके अंदर डिफ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय बाद जो है इंक का कंसंट्रेशन, इंक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे जो है इस पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो होता है। तो ये जो है इंक का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, और जिसके वजह से पूरे बीकर में इंक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्प्रेड कर जाएंगे। इस तरह से आपने डिफ्यूजन समझ लिया। अब आइए हम लोग जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, सेम ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ
डिफ्यूजन प्रोसेस। ऑस्मोसिस जो होती है वो एक डिफ्यूजन का ही क्या है, टाइप है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ पे वाटर, इसको जो है हम वाटर के बेसिस पे समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर हम समझें तो क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर रीजन कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब वाटर का मूवमेंट हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जब होती है तो उसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। यह एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। समझ में आ गया। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यह भी जो है लिक्विड के बेसिस पे हम देखी जाती है, यानी कोई किसी भी सॉल्यूशन का जब मूवमेंट सेल के अंदर होती है या सेल से बाहर होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। ऑस्मोसिस को हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, अपने घरों में समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट अपने घरों में कर सकते हैं। जैसे ऐसे ओरली अगर हम एक्सपेरिमेंट बता दें कि आप जब घर में रात के समय चना ग्राम्स जब पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, मॉर्निंग के समय वही जो है ग्राम्स फूल करके बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, यानी पानी जो जिसके अंदर पानी के अंदर डाले आपने, वो पानी जो है चने के अंदर इंसर्ट कर गया, पानी जो है चने के अंदर इंसर्ट कर गया, जिसके वजह से चना जो है स्वेल कर गया, यानी फूल गया। तो हम कह सकते हैं कि पानी उसके अंदर गया और जिसकी वजह से स्वेल किया, यानी जो है पानी का मूवमेंट बाहर, यानी बाहर आपके बर्तन से किस में चला गया, चने के अंदर चला गया। तो यह जो है प्रैक्टिकली है। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक हमने 3 बीकर लिया है, 3 बीकर में हमने एक एक सोल्यूशन ले लिया है। क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक में है, सेकेंड में क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और थर्ड में क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। 3 तरह के सोल्यूशन हैं। ये इन सोल्यूशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपने किशमिश लिया, किशमिश जानते हैं, इसको रेजिन कहते हैं। रेजिन जो है, अगर हम एक एक रेजिन तीनों के अंदर डाल दें, किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अगर इसको हम डालते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेजिन, रेजिन। ठीक है। रेजिन के अंदर, रेजिन को जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता क्या है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर यहाँ पे हम देखें तो जो रेजिन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है वह बाहर, यानी इस सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन जो है क्या है, हाई है, यानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है यह क्या है, हाई है, हायर कंसंट्रेशन। और रेजिन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वह लो है। हम ये कह सकते हैं कि रेजिन का जो कंसंट्रेशन है, यानी H2O का कंसंट्रेशन रेजिन के अंदर क्या है, लो है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम कॉन्क सोल्यूशन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम डिल सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इस तरह के सोल्यूशन में हमने एक रेजिन डाला है। अब चलिए आइसोटोनिक सोल्यूशन समझते हैं। इसको हम बोलते हैं रिंगर। क्या कहते हैं, रिंगर सोल्यूशन, इसको बोलते हैं रिंगर सोल्यूशन। ठीक है। रिंगर सोल्यूशन में क्या होती है कि वाटर का कंसंट्रेशन और जो जिससे सोल्यूशन बनाया गया, जैसे 2 चीज़ों से सोल्यूशन बनाई जाती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और अगर शुगर की सोल्यूशन बनाई गई है तो शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो जिसमें ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, सोल्यूट
से क्या हो, बैलेंस हो। जैसे हमने रेजिन यहाँ डाला है, तो रेजिन के अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जितना है उतना ही इस सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, सॉल्वेंट और सोल्यूट बराबर हो, उनको बोलते हैं रिंगर सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, एक नाम और है कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, रेजिन के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का, वो क्या है, हाई है। रेजिन के अंदर का कंसंट्रेशन जो है वाटर का हाई है। यहाँ पे हाई का सिंबल एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं। अच्छा, वाटर के जो इस सॉल्यूशन के अंदर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो लो है। क्या है, वो लो है। तो क्या होगा, जब हम रेजिन डाल देंगे तो कुछ समय बाद जो है यही वाटर जो है अंदर की तरफ इंसर्ट करेगा। यानी जो है पानी किधर जाएगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अंदर से पानी रेजिन के अंदर जाएगा। तो रेजिन जो है कुछ समय बाद स्वेल करके बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्यों, इसके अंदर वाटर गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, पानी न तो अंदर जाएगा नहीं बाहर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बैलेंस है, मीडियम सॉल्यूशन है। इसमें किसी तरह का जो है मूवमेंट नहीं होगी। और अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखते हैं तो अंदर की तरफ हाई है, यानी रेजिन के अंदर की तरफ का वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, जिसके वजह से जो है रेजिन सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएगा। ऐसे जो है श्रिंक कर जाएगा। तो यह एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर का कंसंट्रेशन जिधर हाई होती है तो वह हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, यानी यह स्वेल कर गया या श्रिंक कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझ में आ गया। एक टर्म्स और है हम लोग पढ़ना है हमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या है हम लोग को देखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ऐसा मूवमेंट है, इसको कह सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूवमेंट of ions or molecules। आयंस और मॉलिक्यूल्स मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमें किसी हिल पे चढ़ना हो तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सांस फूलने लगेगा। तो अगर हमें हिल से उतरना है तो क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आराम से हम उतर आएंगे। ऐसे ही अगर हम बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई पानी की टोटी को खोलें, यानी तो आसानी से वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी टैंकी के अंदर पानी को चढ़ाना हो तो क्या चाहिए, हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी पानी जो है फ्लो करके ऊपर जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि यानी अगर कंसंट्रेशन जिधर हायर कंसंट्रेशन है और लोअर कंसंट्रेशन से अगर मटेरियल्स को जाना होगा, सपोज दैट कि एक सेल है यहाँ और सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, किसी भी आयंस का कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है आयंस का, और बाहर जो है लो कंसंट्रेशन है आयंस का। ठीक है, तो
अगर इस आयंस को अंदर जाना हो यानी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यह कंसंट्रेशन के अपोजिट जा रहा है। तो यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाया जाता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये प्लांट के सेल में यानी प्लांट में जो भी फूड्स मटेरियल फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप लिप्स में बनते हैं तो वह जो है अन्य पार्ट में, प्लांट के अन्य पार्ट में, लिप से अन्य पार्ट में पहुंचाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें हम प्लांट के अंदर समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब देखते हैं इंडोसाइटोसिस होता है क्या और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। तो इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब होता है अंदर, और अगर पूरी देखें तो इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इंजेक्शन, यानी सेल के अंदर कोई भी मटेरियल्स आयन या मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं तो उनको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर कोई भी मटेरियल्स बाहर जाता है तो उनको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जैसे हमारे गर्मी के समय में हमारे बॉडी से पसीने आते हैं तो पसीना क्या है, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारे बॉडी के सेल से बाहर आते हैं तो वह एक प्रक्रिया क्या हुई, तो एक्सोसाइटोसिस हुई, क्योंकि सेल से बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, क्या है, सेल वोमिटिंग। क्या है, सेल वोमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस को हम लोग सेल वोमिटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि जिस सेल से जब कोई वस्तु, कोई आयन बाहर निकलता है तो इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक टर्म्स और है, थोड़ा समझ लेंगे आप लोग, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। क्या होता है, सेल ईटिंग, ठीक है। और एक होता है पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग का मतलब जब कोई सॉल्यूशन सेल के अंदर आता है तो क्या हो गया, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस मीन्स जब कोई आयंस या मॉलिक्यूल्स यानी सॉलिड, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, जब सेल के अंदर से बाहर जाएं या सेल के बाहर से अंदर आएँ तो उनको बोलते हैं सेल ईटिंग। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग। और सेल ईटिंग का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे क्या, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस और स्ट्रक्चर क्या समझ चुके होंगे, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, आप समझ चुके होंगे। आइए एक बस आपका 2 मिनट लेंगे और इसको समराइज करेंगे। तो समराइज का मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल के यह जो होता है सेकेंडरी लेयर होती है और एनिमल सेल में आउटर लेयर होती है। प्लाज्मा को हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, यह किसी भी चीज़ों को यानी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके ही अंदर इंसर्ट करता है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर लेता है, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन चीज़ों को बाहर करता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और, सिंगर और निकोलसन ने क्या दिया था भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बताया था, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। समझ में आ गया, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। फंक्शंस क्या होती हैं ये भी हमने बता दिया था कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 तरह के फंक्शंस करता है। क्या, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या क्या हमने देखा है, बस समराइज करिए। क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, कई तरह के हम लोग एक्टिविटी बायोकेमिकल एक्टिविटी में हमने देखा है। और
फिजिकल एक्टिविटी में क्या देखा है भाई बच्चों? फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग दो चीज़ों को समझा है, डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अंडरस्टैंड? मतलब किसी भी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल के अंदर या बाहर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये चीज़ें समझ गई? ऑस्मोसिस भी, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ में आ गया? यह जो है डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस होती है। तो बस आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप आज का टॉपिक्स हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या हमें पढ़ना है? न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस पढ़ना है। सॉरी, एक चीज़ और छूट रही है, क्या है वो? मेम्ब्रेन, सेल वाल हमें पढ़ना है, क्योंकि सेल वाल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है और यह भी एक कवरिंग लेयर है। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ लिए, क्योंकि ये भी एक कवरिंग लेयर है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग की होगी नॉट न्यूक्लियस, सेल वाल। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।